एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और आज हम फिर से नंबर सिस्टम के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आपने लास्ट में देखा था फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। फैक्टर्स को हम ब्रीफली जल्दी से आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे देखिए, फैक्टर्स में आपने पढ़ा है, कोई मान लीजिए नंबर लिखा गया था 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है। 1 सेकेंड। तो एक नंबर लिखा गया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, मान लीजिए 5 का स्क्वायर, ये कोई नंबर लिखा गया है, ठीक है। ये कोई नंबर है, अगर इसका हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर्स के बारे में मैंने कई सारा बताया था। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? टोटल, इवन, ऑड, सभी टाइप के फैक्टर्स मैंने बताया था। तो फैक्टर्स में आप देखेंगे टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते थे आप? एक एक पावर ऐड करते थे और एक एक पावर ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते थे। 3 1 4, 4 1 5, 2 1 3, टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 60। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। इवन फैक्टर्स जब निकालते थे आप, इवन फैक्टर्स के लिए मैंने कहा था केवल आपको क्या करना है, इवन कब बनेंगे? देख लीजिए, यहां कहीं कोई इवन नंबर आ रहा है, केवल एक जगह आ रहा है 2। तो इसका मतलब अगर किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो इवन बनेगा। आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि हमेशा ये प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपको। अगर कोई भी फैक्टर निकालना है आपको, सम ऑफ फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, हमेशा उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया आपने। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है 2 की जितनी पावर यहाँ लिखी होगी उतना ही 2 आया होगा ना, इससे ज़्यादा 2 नहीं आ सकता। ये बात प्रॉपर क्लियर है? तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि 2 रास्ते में कहीं नहीं मिलेगा, तो अगर यहीं पे 2 है तो एक 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2। अब ये जितना नंबर होगा ये 2 का मल्टीप्लिकेशन में है तो सभी इवन होंगे। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, अब ये जो पावर्स हैं इनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करिए, 3 5 और 3 45। ये बात क्लियर होगी? अगला वाला हमने ऑड बताया था। ऑड में क्या करना है आपको? ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हमें 2 नहीं चाहिए। अगर ऑड आना है तो 2 का कोई फैक्टर नहीं होगा तभी तो ऑड मिलेगा, यानी ये 2 हम गायब कर देते हैं। 3 की पावर 4 था तो 5 हो जाएगा 1 ऐड करके, 5 की पावर 2 था तो 3 हो जाएगा 15। आपको पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो पिछली क्लास आप देखिए जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही आपको बताया गया था किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर निकालना है। मान लीजिए आपने कहा ये क्या लिखा हुआ था, 2 की पावर 3, ये लिखा हुआ था। आपने कहा कि बताइए इनमें से कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 20 के मल्टीपल होंगे। इसमें कितने फैक्टर होंगे जो 20 के मल्टीपल होंगे? तो आप क्या करते थे, 20 का पहले इसको ब्रेक कर लिया आपने, 2 की पावर 2 4 और 5, ये इतना बनेगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5, ये जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ 20 का फैक्टर मिलेगा। तो आप क्या करिए, इतना इसमें से कॉमन कर लीजिए। तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर 2, देखिए यहाँ पे कॉमन करके हम लिख रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, हमने यहाँ से कॉमन किया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ये इतना मिला। अब ये जो फैक्टर हमने लिखा है इसका कोई भी फैक्टर लीजिएगा, अगर यहाँ बाहर मल्टीप्लाई है 20 से तो ये सभी 20 के फैक्टर्स होंगे। तो अगर ये 20 के फैक्टर हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर यानी टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 1 के, ये 2 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करिए 2 मिलेगा। 3 की पावर 4, 4 में 5 हो जाएगा ये 1 ऐड करके, और इसमें 1 करिएगा 2, 20 आ जाएगा। बात क्लियर होगी? अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है, पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बस मैंने आपको ब्रीफली जल्दी बता दिया। अब सम ऑफ फैक्टर हम बता रहे थे। सम ऑफ फैक्टर करते टाइम भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। मान लीजिए आपको मिला 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये मिला था। तो आपको क्या करना था, सम ऑफ फैक्टर निकालते टाइम सिर्फ क्या करना था, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके प्लस करते हुए जाना था। 2 की पावर 1 2 3, ये कर दिया। इसमें मल्टीप्लाई करना था 3 की पावर 0 1 2 से, और इसी में मल्टीप्लाई कर देना था 5 की पावर 0 1 2 और 3 से।
ये इतना करना था आपको पूरे क्वेश्चन में, है ना। इसको मैंने बताया था आपको, अगर नहीं याद है फिर से देख लीजिए। मान लीजिए आपने कोई फैक्टर लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना। अब इसके हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर या सम ऑफ फैक्टर। तो इसमें सम ऑफ फैक्टर करते टाइम कितने फैक्टर पॉसिबल हैं ये निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, इसका फैक्टर 1 भी होगा, 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं 2 की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 1 होती है, ये बात आपको पता है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर छुपे हुए हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इतने फैक्टर हैं। और इसके कितने फैक्टर हैं, 3 की पावर 0 और 3। एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होकर एक फैक्टर बनाएगा, दूसरा इससे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे। ऐसे ही तो फैक्टर बनते हैं। ऐसे ही आपने पूरा फैक्टर बना लिया। फैक्टर बनाने के बाद आपने उसको सब लिखा और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तभी तो एडिशन ऑफ फैक्टर मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा कि इन सभी को ऐड करके दोनों मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर, वहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने था तो वो दूसरी तरह का था, यहाँ पे एडिशन यानी सम ऑफ फैक्टर निकल के आएगा। बात क्लियर है। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये आपको आगे की चीज़ें समझाने के लिए। जैसे आपको इवन पता है, इवन नंबर्स के सम ऑफ फैक्टर केवल इवन वाले। अगर इवन वाले आपको लिखना है तो इसका मतलब ये जब 2 की पावर 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, इवन बनाएगा, कभी नहीं बना सकता है। क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर अगर 0 1 हो जाएगा, 1 से आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इवन आ सकता है, कभी नहीं पॉसिबल है। इसी वजह से आप कहेंगे कि 2 की पावर 0 हम नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 कोई फैक्टर नहीं होगा, 2 की पावर 1 फैक्टर हो सकता है। 2 की पावर 1 से 3 की पावर 0 में मल्टीप्लाई कराइएगा तो 2 आएगा, ये भी इवन फैक्टर है। 2 की पावर 1 से 3 में मल्टीप्लाई कराइएगा 6 आएगा, इवन फैक्टर है। यानी 2 की पावर 1 से 2 की पावर कोई भी हो, केवल 0 को छोड़ के कोई भी पावर लीजिएगा और किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराइएगा तो वो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, इवन फैक्टर मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इवन निकालते टाइम 2 की पावर 0 को कैंसिल कर देते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। फिर अगला ये आप ऑड निकालते हैं। ऑड निकालते टाइम आप क्या करते हैं, ऑड निकालते टाइम बस ध्यान रखना होता है केवल हमें ऑड लेना है, इवन वाले को कैंसिल कर देते हैं। अगर हम 2 की पावर समथिंग जो भी है ये हम हटा दें तो क्या कभी पॉसिबल है इवन आना, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर चुके हैं। रास्ते में और कहीं तो 2 का कोई फैक्टर मिलने वाला नहीं है। इस वजह से ये पूरा ऑड आएगा अगर 2 की पावर वाला फैक्टर हटा दें। इतनी बातें पिछली क्लास में डिस्कस हुई थी। अब उसके आगे आप बढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा आगे जब बढ़ा जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछना होता है तो क्या पूछ लेते हैं, ये लिखा है 2 की पावर 3, ठीक है। इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, ऐसे सम ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय, इसी में से कोई मल्टीपल पूछेंगे। मान लीजिए 50 पूछ लेते हैं। आपसे कहा गया सम ऑफ फैक्टर्स बताइए जो कि डिविजिबल है 50 से। 50 से डिविजिबल सम ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम हमेशा क्या करते हैं, 50 को ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। कैसे ब्रेक करेंगे, 25 इंटू 2 होता है तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यही तो ब्रेक होगा। अब आपको क्या पता चला कि हमको ऐसे फैक्टर्स का सम चाहिए जिसमें 2 मिल जाए, 5 का स्क्वायर मिल जाए, दोनों के दोनों मिलने चाहिए। तो दोनों अगर आपको चाहिए तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से जो हम लेते थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करके लेते थे, तो अगर आप कहते हैं कि 2 की पावर 0 हम ले लेंगे तो क्या कभी 2 आएगा, कभी पॉसिबल है। 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 0 अगर ले लिया तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम 2 की पावर 1 प्राप्त कर सकें। इस वजह से हम क्या करते हैं कि 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं। जो पावर यहाँ लेनी होती है, जैसे 2 की पावर 1 यहाँ पे लिखा है, इससे बड़ी कोई भी पावर लीजिएगा उसमें 2 की पावर छुपा हुआ आएगा कि नहीं, 1 आएगा ना। तो 2 की पावर 1 से बड़ी कोई भी पावर ले सकते हैं आप। 5 का पावर 2 है, अब 5 की पावर 3 तक लेना है। क्या 5 की पावर 0 में 5 की पावर 2 आप प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं,
कभी नहीं मिल सकता है। इसी तरह 5 की पावर 1 में क्या मिल सकता है? तो इन दोनों को छोड़कर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 यानी इससे बड़ा कोई भी फैक्टर ले सकते हैं। केवल कौन सा नहीं ले सकते हैं? 5 की पावर 2 से छोटा कोई भी फैक्टर्स नहीं पॉसिबल। बात क्लियर हो गई होगी। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि आप इसमें इन फैक्टर्स को इस फॉर्मेट में लिखिए कि हम क्या क्या छोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर ये बाहर कर लिया हमने, तो बचा इसमें क्या कि अब ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद? देखिए, जो हम सम ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1, 2 और जहाँ तक भी जाना है, देखिए पावर 3 तक है तो 2 की पावर 3 तक हम ले लेते हैं। ठीक है, अगला लेते हैं 3, इसमें नहीं है तो 3 कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो 3 की पावर 0, 1 और 2 सारे ले सकते हैं। इसी तरह से 5 की पावर 3 लिखा गया है, आपको यहाँ 5 की पावर 2 लेना है। इसका मतलब 5 की पावर 0 और 1 छोड़िए, केवल 2 से शुरू करिए, 3 तक जाइए। इतनी बात मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। और ये सॉल्व करिएगा तो 8 4 12 1 13 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और 3 3 9 3 12 13, 125 25 150, तो ये मिल गया आपको 169 और 15। चार 13 16 15 छक्का 90, 10 100 103, 15 10 25। मेरे ख्याल से यही आ रहा होगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा एक बार। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस पे एक बार और लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यही है सेम क्वेश्चन, सम ऑफ फैक्टर्स बताइए जो कि 60 से डिविजिबल। चाहे आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 60 या बोल दिया जाए डिविजिबल बाई 60, दोनों ही बातें एक ही है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सेम वही प्रोसेस करेंगे कि 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 15 चौका 60 होता है तो 3 और 5, ये इतना आने वाला है, ये इतना फैक्टर आएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 से छोटा कोई फैक्टर हम नहीं ले सकते हैं। पिछली बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से लिखिए, सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा? 2 की पावर 2 से लेना है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लेंगे। 3 की पावर 1 से लेना है तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1 से लेना है तो 5 की पावर 1, 2 और 3, तीनों ले सकते हैं। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर होगा। अगला देखिए, आगे इसी को बस सॉल्व कर लेना है। 2 का स्क्वायर 4 और 8 इंटू ये कितना आएगा? 9 3 12 हो जाएगा, और 125 25 150, और ये हो जाएगा 155। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अच्छा कर देते हैं, 12 25 60, 12 25 60 6 66 18, 12 चक 72, 7 96, 7 6 13, 103 10, और 12 के 12 10, यही आना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें डिविजिबिलिटी कैसे अप्लाई करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन में आया हुआ था क्या कि 16 की पावर 25/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 32 अपॉन 6 की पावर 12। इसमें पूछा गया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। बहुत ही आसान चीज़ है, आपको मैंने बताया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, केवल उनके पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन कब? मैंने बार बार रिपीट किया है, कब करते हैं ऐसा? जब प्राइम फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो उसको कैसे ब्रेक करना है? आपको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो फटाफट से प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए।
प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, 16 को आप लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 25/4 क्या हो जाएगा, पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये लिखेंगे आप 2 की पावर 25। ये देखिए 32 है, प्राइम फैक्टर्स में ऑलरेडी ब्रेक है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 5 की पावर 32, ठीक है, अपॉन 6 की पावर 12 है यानी 3 की पावर 12 और 2 की पावर 12। ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 3 को ऊपर ले जाइए, 2 को ऊपर ले जाइए, यहाँ 2 की पावर 25, यहाँ 12 तो 2 की पावर 13 मिलेगा, 25 माइनस 12 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा है तो सिंप्लीफिकेशन में आप पढ़िएगा। 3 की पावर 12 माइनस करिएगा तो 3 की पावर 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 की पावर 32। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे आप, केवल इन्हीं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लीजिए, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 65 फैक्टर्स मिलेंगे। क्लियर होगा बात, बहुत ही आसान चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अगला निकालना है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है बट आगे पूछ सकते हैं कि जो भी फैक्टर्स निकालते हैं उनके रेसिप्रोकल को पूछ लिया जाए, यानी जो भी फैक्टर्स है यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो देखिए किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कह सकते हैं आप, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि आप कहेंगे रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल का सम अगर ये निकालना होगा तो आप छोटा सा कोई नंबर लेके समझ लीजिए, उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमने 30 लिया, 30 को पहले आप ब्रेक कर लीजिए। 30 को जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके फैक्टर्स बताइए। 30 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 हो जाएगा, 2 3 4 नहीं होगा, 6 5 भी तो होगा, 6 10 15 30, ये इतने फैक्टर्स होंगे। 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 10 होगा, 15 होगा, 13 30 होगा, इतने ही फैक्टर्स होंगे। तो इनके गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल यानी रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल्स का सम करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 1/2 1/3 1/5 1/6 1/10 1/15 और 1/30, यही इतना होगा रेसिप्रोकल्स का सम। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, 30 आ गया, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे मिलेगा 30 15 10 6 5 3 और 2 1, यही मिला आपको। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये सभी क्या है, यही फैक्टर्स तो लिखे गए हैं। अगर ध्यान से देखिए तो 1 2 3 5 6 10 15 30 सारे क्या हैं, ये 30 के फैक्टर्स हैं। अगर इसी के फैक्टर्स का सम लिखा गया है तो सम ऑफ फैक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है अभी जस्ट पढ़ा है ना कि फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, जो अभी आपने तरीका पढ़ा हो वो आपको भी हम अप्लाई करके फिर से दिखाएंगे। इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योगफल अपॉन नंबर, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर। नंबर यानी कह सकते हैं कि जो संख्या दी गई है। देखिए ये 30 क्या है, 30 नंबर ही तो लिया था हमने, तो 30 वाला नंबर उठा के आपने केवल यहाँ पे रख दिया है। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल यानी रेसिप्रोकल्स का सम। रेसिप्रोकल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर यानी उनके गुणनखंडों का योगफल, जो आपने तरीका भी पढ़ा है उसके तरीके से, उसके अपॉन में नंबर, वो जो नंबर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एक दो। मान लीजिए कोई एक नंबर दिया गया होगा,
छोटा नंबर लेके आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको एक नंबर दिया गया है, मान लीजिए 120 दे दिया गया, 120 नंबर लिया अगर आपने, तो इसका सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो 2 4 3 12, 2 की पावर 3 आएगा, 15 8 120 ना, तो 3 और 5, ये इतना मिलेगा आपको। अब आपको क्या करना है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया कि 120 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा आपके पास, केवल आपको क्या लिखना है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू आपको पता होगी, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 की पावर जितनी दी गई हो वहाँ तक हम लिख देते हैं, यही होगा। और मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 0 से स्टार्ट करिए 1 तक जाएगा, और ये 5 की पावर 0 और 5, ये इतना मिलेगा। अपॉन में क्या लिखना है, नंबर। नंबर यानी कौन सा नंबर है, 120। सॉल्व कर दीजिए इसी को। 2 की पावर 0 कितना आएगा, 2 की पावर 0 1, ये 3 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, यानी ये 15 हो गया, और ये 3 1 4 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा। 15 चौका 60, 6 चक 36, 360 बटे 120, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिए फटाफट से। आगे होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको अब कभी भी मिलेगा गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला करते हैं। दिया गया है आपको कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर, नंबर लिखा गया है कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 का स्क्वायर कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य, कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं यानी होल स्क्वायर नंबर से डिविजिबल है। या इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे लिखा गया है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 का स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड निकालना है आपको इसका, या कह सकते हैं कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिविजिबल है, दोनों एक ही बात होती है, आपको पता होगा। तो आप क्या करेंगे, केवल इसमें जो अभी तक आप करते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे, केवल एक जोड़ के लिख देते थे। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं, केवल जो पावर दी गई है उसी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब मान लीजिए परफेक्ट क्यूब पूछेगा आगे हमें, तो हम परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 से आप डिवाइड करेंगे और 1 ऐड करना हमेशा है। पावर 4 लिखी थी, 4 को 2 से हमने डिवाइड किया, 1 लिखा। पावर 3 लिखी थी, 3 को 2 से डिवाइड किया, 1 ऐड किया। ये तरीका आपने पढ़ा हुआ है 1 ऐड करने वाला। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 ऐड किया। ये इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4, 1 2 और 1 3, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि 3/2 1.5 होता है, 1.5 में 1 ऐड करेंगे तो 2.5 आएगा। हमें पॉइंट नहीं लेना होता है, ठीक है। तो पॉइंट नहीं लीजिए तो 2 आ जाएगा केवल, और यहाँ पे 1 + 1 2, यानी 12 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई है। केवल आपको क्या करना है, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करने हैं, केवल पावर को 2 से डिवाइड करिए, 1 ऐड कर दीजिए, यही इतना करना है बस। अब अगला निकाल लीजिए परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स आपसे पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मैंने बताया क्या करना है आपको, बाई 3 कर देना है। बाई 3 करिएगा तो 4/3 + 1, इसमें क्या करिएगा 3/3 + 1, और इसमें क्या करिएगा
2/3 +1। बट आपको क्या याद रखना है, पॉइंट्स को इग्नोर करना है। पॉइंट को इग्नोर करिए, 3 1 टाइम जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो गया, और ये पॉइंट में है, छोड़ देंगे हम, केवल यहाँ पे 1 बचेगा, यानी आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 4 हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए फटाक से। हो गया होगा। चलिए अब आपको निकालना होगा, मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर के, ये तो आपने परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर निकाला, फैक्टर्स का सम मान लीजिए पूछ लिया जाए। आपको मान लीजिए फैक्टर्स का सम पूछ लिया जाए इन्हीं के, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स का सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, केवल सम निकालना है। अभी तक आप सम कैसे निकालते थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक जाते थे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में आता था 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ऐसे ही 5 का लिखते थे, 5 की पावर 0, 1 और 2, यही करते थे अभी तक। अब क्या करना है आपको, अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए आपको, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, केवल हम उन्हीं नंबर्स को लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो। एक बार आप सोचिए, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 को अगर हम 3 की पावर 0 यानी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अगर ये आंसर 3 हो गया तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। अगर 1 को हम 3 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये सही है। इसका मतलब हमें क्या करना है, केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेने हैं, बाकी सबको कैंसिल करना है। अब आप फिर ये सोचेंगे कि ये 2 की पावर 0 क्यों छोड़ दिया हमने। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, पिछला अभी जस्ट मैंने समझाया। क्या करेंगे, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही, या 1 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, या 1 को 5 का स्क्वायर यानी 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो 1 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए 1 वाले को रहने दीजिए और केवल किसको बचाइए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को। ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे गए। क्लियर हो गई बात। बस आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, 16 और 21 मिलेगा यहाँ से, 9 1 10 यहाँ से मिल जाएगा आपको, 25 1 26 यहाँ से मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 2 9 12, 2 1 3 15, यही आने वाला है। बात समझ में आ गई होगी आपको, तो केवल इतना ही था। ठीक है, यही बात आपको समझनी थी। अब एक जल्दी से आइए क्वेश्चन करते हैं 2017 के मेंस का। 2017 के मेंस में पूछा गया था कि एक नंबर दिया गया है, उसमें पूछा गया था परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने हैं। लिखा गया था, यही क्वेश्चन ही था कि 9 की पावर 9 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, n = 9 की पावर 9 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे, कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मैंने अभी जस्ट बताया कि इसको पहले किस में ब्रेक करना है आपको, प्राइम फैक्टर्स में। तो 9 प्राइम फैक्टर तो है नहीं, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर की पावर 9, यानी इसको लिखेंगे 3 की पावर 18। 3 की पावर 18 को आप ब्रेक कर दीजिए। आपने क्या लिखा कि इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2 9 18, 9 1 10, 10 फैक्टर होंगे। ये मैंने अपने पास से करा दिया। आपको क्वेश्चन में जो दिया गया था कि इसमें कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे। इसमें कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे, ये आपसे पूछा गया था। 2017 का मेंस का पेपर उठाइएगा, उसमें मिलेगा आपको। तो इसमें क्या करना होगा आपको, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम निकालते हैं परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स।
परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स के लिए मैंने बताया केवल जो प्राइम फैक्टर आपने निकाला है उसकी पावर को 3 से डिवाइड करके 1 ऐड करिएगा तो 3 छक 18, एक ये आएगा 7। यही पूछा गया था आपसे पेपर में। तो बात एकदम क्लियर हो गई होगी, अब तो आप फंसेंगे नहीं इसमें। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट चीज़ जो आपको बतानी थी, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए, देखिए दिया गया है आपको कि 18 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। 18 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, ऐसा लिख लीजिए 18 के गुणनखंडों का गुणनफल, ये निकालना है आपको। यानी आप कह सकते हैं 18 के, ये लिख सकते हैं क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18, ये पूछा गया था। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के गुणनखंडों का गुणनफल यानी कि फैक्टर, सॉरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो 18 को सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जो भी नंबर होगा उस नंबर की पावर, या इसको पूरा नंबर लिख देते हैं, देखिए नंबर की पावर n/2, जहाँ n क्या है, फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स पॉसिबल, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, n जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, लिख देते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, नहीं तो आप भूल जाएंगे। n क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 अगर निकालना है तो यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये फार्मूला बन गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का। तो बस बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप n क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर से, इतना याद रखिएगा। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका केवल पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई, यही तो करता है। 18 को चेंज करिए, 2 9 18 होता है, ये इतना हो गया। अगर इसमें हम n निकालना चाहें तो कितना मिलेगा, पावर में 1 ऐड करिएगा 2, यहाँ पावर में 1 ऐड करिएगा 3, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा फिर, नंबर यानी 18 की पावर 6/2 यानी 18 का क्यूब, यही होगा आपका आंसर। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मैक्सिमम हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है। देखिए आपको 2017 के मेंस में पूछा गया है कि क्वेश्चन दिया गया है 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14 के कितने गुणनखंड संभव है, यानी इसका कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसी के निकालना है, तो हम निकाल देते हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आप, केवल पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके सभी नंबर्स की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, 4 की पावर 11 कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1, यहाँ 4 मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, क्यूब मिलेगा, यही तो मिलने वाला है। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 की पावर 11, 4 की पावर 11 को भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 2 की पावर 22 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और पावर 11, ठीक है। ये 64 और 64 4 68, एक 69 यहाँ से मिल गया, और 16 और ऐड करना है, यानी 70 में 85 आ जाएगा, 85 को भी आप ब्रेक कर लीजिए, कितना मिलेगा, 17 5 85, ये निकालना है। अब इसके आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये निकालना बहुत ही आसान है। इसमें कैसे निकालते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते चलते हैं, यही इतना तो आएगा। तो 4 3 12, 4 2 8 1 9, 92 ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल है।
क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी के साथ ये वाला फिनिश हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा लेंदी बड़ा, जो कि पूरे मुझे लगता है नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम, यही दोनों है ना। तो डिविजिबिलिटी हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते रहिए, आपको हम हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। हमारा एम है कि कुछ आपसे छूटे ना, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम कवर करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा वीडियोस आएंगे, थोड़े ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो कोशिश कर रहे हैं हम सभी पे 1-2 एग्जांपल्स करवा दे रहे हैं, इसीलिए जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसा पिछले वीडियो पे 1-2 लोगों ने कमेंट किया था, मैंने सभी के रिप्लाई किए हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सभी के रिप्लाईज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी आपकी कि इसमें यहाँ क्यों ऐसा हुआ है, तो हम सभी के रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये सभी चैप्टर्स में अप्लाई होने वाली चीज़ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाली चीज़, और ये बहुत ब्रॉड एरिया कवर करता है। जैसे कि डिविजिबिलिटी में अभी देखेंगे आप, टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे, 4-5 टाइप से पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। चूँकि आज फिनिश नहीं होगी, लेकिन हम आपको प्रीफेस बता देते हैं, धीरे धीरे से थोड़ा बहुत कवर करते हैं, थोड़ा बहुत कल के वीडियो में कवर हो, ठीक है। देखिए डिविजिबिलिटी में क्या करना है आपको, थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीज़ें लेके चलते हैं। सबसे पहले आप 2 से डिविजिबिलिटी बताइए। 2 से आप लोग लिखते रहेंगे, हम इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखने वाले, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको क्या लिखना है, 2 से डिविजिबिलिटी। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट की 1 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, यानी आप कह सकते हैं किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर इवन है तो क्या होगा, पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यानी आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, ये आ गया 6 आ गया, 8 आ गया, या कोई भी ऐसा इवन नंबर लास्ट डिजिट में आ गया तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आगे आ जाइए 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्या लिखा आपने, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर दिया गया हो, इतना बड़ा नंबर लिखा गया है, आपको कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की, केवल लास्ट 2 डिजिट देखिए, 24 है, 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह 8 और 16 का भी याद कर लीजिए। 8 में क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, और 16 में क्या होता है, लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यही इतना आपको चेक करने पे पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई। अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक कर रही है तो 2 से डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल। 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल। 16 की लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल, ठीक है। चलिए 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, डिजिटल सम, यानी डिजिट्स का सम, उनके नंबर्स में जो भी डिजिट्स दी गई होंगी, अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यानी आप कह सकते हैं ये कोई नंबर लिखा गया है, आप चेक कर लीजिए, 9 3 12 2 14 1 15, 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा आप क्लियर करेंगे, बस इसको याद रखिएगा, भूलिए नहीं। 5 से डिविजिबिलिटी, 5 में क्या होता है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी, उसमें दोनों रूल लगेंगे, 3 और 2 वाले। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, 2 से डिविजिबिलिटी, तो 6 से डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी। क्लियर है बात। 7, चलिए 7 भी पहले देख लेते हैं। देखिए 7 से डिविजिबिलिटी में 2 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं 2 तरीके से। पहले डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी जो नंबर होगा, नंबर की लास्ट डिजिट को डबल करके बाकी बचे नंबर में से माइनस करेंगे तो अगर जो संख्या आई है वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा।
हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, हमें पता है आप घूम गए होंगे, थोड़ा समझ में कम आया होगा। देखिए, जैसे आपको पता है कि 7 से डिविजिबिलिटी, मान लीजिए ये फिलहाल कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी छोटा सा कोई मान लीजिए ये कोई नंबर लिया, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि लास्ट डिजिट 7 है, 7 का डबल बाकी बचे नंबर में से, यानी 21 में से 7 का डबल 14 माइनस करिए, कितना आएगा 7। ये नंबर 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बात पल्ले पड़ी, समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखिए, ये नंबर हुआ, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर हो गया। अब आप क्या करेंगे कि क्या हमने क्या बताया अभी, लास्ट डिजिट, फिर से सुन लीजिए पूरी बात मेरी, कि कोई भी नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट का 2 गुना बाकी बचे हुए नंबर में से माइनस करेंगे, और जब कोई नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगी आपको। क्या मुश्किल होगी कि आप कहेंगे कि ये 2 से 2 गुना 4, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये कितना बन जाएगा 3570। तब भी आपको नहीं पता चल रहा है, मान लीजिए कि ये क्या है, डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, तो फिर लास्ट डिजिट का डबल माइनस करिएगा तो 357 आएगा। तब भी आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 का डबल 14 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21। और 21 तो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल रहा हो। बात समझ में आई। तो एक तरीका तो ये होता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका जो है 7, 11, 13 सभी पे अप्लीकेबल है। 7, 11, 13 तीनों पे अप्लीकेबल होता है। ये जो दूसरा तरीका हम बताने वाले हैं ये क्या होता है, 7, 11, 13 तीनों पे अप्लीकेबल होगा। क्या करते हैं हम लोग कि 3, 3 का पेयर बनाते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अगर वो डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। बात क्लियर? जैसे आपको क्या करना है, यहाँ से 3 का पेयर ये बनाया, इधर 3 का पेयर बन नहीं रहा था इसलिए हमने क्या कहा, 0 लगा लीजिए आप, तब तो 3 का पेयर बनेगा। अब क्या करेंगे आप, 742 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 0 मिलेगा, ये आया। अब ये संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो अच्छी बात है। अगर आपको डायरेक्टली दिख जा रहा है 7 से डिविजिबल तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिखता है तो आप क्या कहेंगे, पिछला वाला रूल क्या पढ़ा, लास्ट डिजिट का डबल हम माइनस करते हैं। लास्ट डिजिट का डबल इसमें से माइनस करिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 6, 56। अब 56 तो डिविजिबल है 7 से ना, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अब आप देखिए 11 से ये डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। डिफरेंस जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है, अभी हम जस्ट अगला पढ़ाएंगे। तो 11 से ऐसे ही चेक कर लीजिए, 11 छक 66, 4 बचा 47, नहीं डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये 11 से पूरा नंबर नहीं डिविजिबल होगा। 13 से चेक कर लीजिए, 13 से भी नहीं डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? तो ये रूल जो है वो सभी पे अप्लाई होगा। कौन कौन से नंबर, 7, 11, 13। अगर ये डिफरेंस दोनों का, ये जो डिफरेंस आपने लिया, ये डिफरेंस 13 से डिविजिबल होता तो पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होती। 11 से डिविजिबल होता तो पूरी संख्या 11 से भी डिविजिबल होती। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब आ जाइए 9 से डिविजिबिलिटी आपको पढ़ना है। 8 से आप पढ़ चुके, 9 से पढ़िए। 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिजिट्स का सम, अंकों का योगफल, यानी डिजिट्स का सम, अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें हम 2-4 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, वो सारे हम करवाएंगे, ठीक है। तो 9 से समझ में आ गया होगा। 10 से डिविजिबिलिटी कोई सोचना ही नहीं, लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 11। 9 और 11 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 8 भी है।
है ना। तो आप क्या कहेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी अगर हमको निकालनी है तो इवन प्लेसेस का सम ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 होगा या 11 होगा। मतलब आप कोई नंबर लेके हम समझते हैं, मान लीजिए 1331 ले लिया, 11 से डिविजिबल है, पता है आपको पहले से। इवन प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस का सम, कोई एक पहले ले लीजिए। देखिए एक ये पहले नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे, इन दोनों का सम कितना हो गया 4, इसका और इसका सम कितना हो गया 4, इन दोनों का अंतर कितना आया 0। इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। एक एक डिजिट छोड़िए, इवन प्लेसेस का सम ऑड प्लेसेस का सम का डिफरेंस हम बोल रहे हैं। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, ठीक है। तो इन दोनों का योगफल 4 हुआ, इन दोनों का योगफल 4 हुआ, दोनों का डिफरेंस 0 आया। अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। अगर 11 आ जाएगा तब भी 11 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? तो इसमें फिर से सुन लीजिए आप कि किसी भी संख्या के अंकों में, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के सम अंकों पर अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल, यानी कि नंबर ऑफ प्लेसेस बोल रहे हैं हम, डिजिट्स को नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्लेसेस। सम स्थानों पर अंकों का योगफल और विषम स्थानों पर अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 होता है या 11 होता है तो वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होती है। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी एक बार साथ में भी आपने देखा था, कैसे 3 डिजिट्स का पेयर लेके उनका डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो भी 11 से डिविजिबल होगा नंबर। तो ये 2 तरीके आपने पढ़ लिए 11 से डिविजिबिलिटी के, ठीक है। 12 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, 3 चौक 12 होता है। 3 और 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। 3 और 4 की डिविजिबिलिटी इवन, 4 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करिएगा, 12 का मिल जाएगा। फिर 13 का आपको अभी बताया मैंने, 3 डिजिट्स लीजिए, उनका डिफरेंस लीजिए पूरे नंबर का, अगर वो 13 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। इतनी बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी आपको। तो आगे बढ़िए, हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरनेस होगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें एरिया है कवर करने के लिए, ठीक है। तो मैंने 2 से 4 से 8 से 16 सभी की डिविजिबिलिटी बता दी, और 5 हो गया, 7, 11, 13 सभी की डिविजिबिलिटी लगभग मैंने कवर कर ली है। तो आप क्वेश्चन करिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल होती है। कोई भी सम संख्या का स्क्वायर, मान लीजिए क्या लिखते हैं 12 का स्क्वायर, ये सम है ना लास्ट डिजिट, तो इसका स्क्वायर करेंगे 144। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, यानी पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लीजिए, 22 ले लें, 22 का स्क्वायर कितना आएगा 484। देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो किसी भी सम संख्या का होल स्क्वायर हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। एक आध बार ऐसा भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा होल स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो ऐसे आप कंफर्म कर लेंगे, है ना। जैसे ये भी पूछा गया बहुत बड़े बड़े नंबर्स देके, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया है, ये इतना नंबर दे दिया गया मान लीजिए, और इसका होल स्क्वायर आपसे पूछा गया, और ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ऑप्शंस बढ़िया बढ़िया दे दिए जाएंगे छोटे छोटे से। इसका होल स्क्वायर मान लीजिए पूछा गया, तो बड़े बड़े से नंबर होंगे, तो उतने बड़े बड़े से नंबर हम लिखेंगे नहीं, छोटा कर दीजिए। ये मान लीजिए होल स्क्वायर पूछा गया, तो मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया जाएगा 2, 2, 3, 4, 5, 1, 9, ऐसे करके ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ये एग्जैक्ट ऑप्शंस हम नहीं दे रहे हैं, कोई आया होगा, मान लीजिए हम कोई इसका स्क्वायर निकालने नहीं जा रहे हैं, बस आपको एक प्रीफेस बता रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। ऐसे करके दे दिया जाएगा 3, ऐसे ही करके सारे मान लीजिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको क्या चेक करना पड़ेगा, देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है,
नहीं है। और यहाँ पे क्या मिला है आपको, सम संख्या मिली है। सम संख्या का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होती है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये देखिएगा ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आप 3 ऑप्शन कैंसिल करेंगे, केवल एक ऑप्शन बचेगा जो कि आपका आंसर होगा। तो आप, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। क्वेश्चन करिएगा, आपको मिलेगा तो आप ये तरीका अप्लाई करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी होल स्क्वायर में कौन कौन से डिजिट नहीं हो सकते हैं, ये आप याद रखिए। अगर नहीं याद रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो सोच लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 1 के स्क्वायर में 1 तो आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, कभी किसी के स्क्वायर में 2 आ सकता है, नहीं आ सकता है। फिर 4 आ सकता है, 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है। 8 आ सकता है, नहीं आ सकता है। और 9 तो आ ही सकता है। यानी ये चारों नंबर किसी के भी स्क्वायर में नहीं आ सकते हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये चारों नंबर किसी भी स्क्वायर नंबर में नहीं हो सकते हैं। किसी का भी कोई भी नंबर स्क्वायर करिएगा, कभी भी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट आप बोल सकते हैं 2, 3, 4 किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट ये इतना नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो गई होगी। बस आप दिमाग में होल स्क्वायर करके चेक कर लिया करिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए आपको दिया गया है कि 467 x893 लिखा गया। एक संख्या 467 x893 3 से विभाज्य है तो x के कितने मान संभव है, x के कितने पॉसिबल वैल्यूज है। ये अगर डिविजिबल बाई 3 है तो, ठीक है, डिविजिबल बाई 3 है तो आपको बताना है x के कितने मान संभव है। कितने मान संभव है, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने क्या बताया है कि आपको 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, नंबर के जो भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स का सम करना है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आप चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3 ये एक नंबर मिला, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, 3 + 2 5, 5 + 1 6। देखिए 6 3 से डिविजिबल है तो इसका नंबर ये, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। या आप ये भी कह सकते हैं, जहाँ भी आपको 3 से डिविजिबिलिटी मिले कैंसिल कर दीजिए। 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये छोड़ देते हैं डिजिट। अब ये वाले डिजिट चेक करते हैं, 2, 1, 3 से डिविजिबल है, यानी पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। बात समझ पाए दोनों, कि आप इन पूरे का सम लिखिए यहाँ पे चाहे, या फिर आप 3 की डिविजिबिलिटी जहाँ मिले वहाँ कैंसिल करते चलिए, तब भी आपको वही चीज़ मिलने वाली, ठीक है। तो आप हमेशा यही किया करिए, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे 6 मिला, 6 डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं। 9 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, ये इतने सारे लोग 3 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए 8, 7, 15 ये भी डिविजिबल है, सारे के सारे डिविजिबल है आपके 3 से। तो यहाँ क्या बच गया, केवल 4 बचा और x। इन्हीं दोनों का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये भी तो डिविजिबल है, इसमें 4 को अगर हम लिख दें कि 3 + 1 है, 3 भी तो डिविजिबल है। केवल हमें क्या चेक करना है, केवल और केवल 1 चेक करना है। 1 + x बचा, यही इतना तो नहीं डिविजिबल है। या आप क्या करते हैं, अभी करते तो ये 9, 3, 12, 8, 20, 7, 27, 7, 6, 13, 33, 37, कितना आता आपके पास, 37 + x ये आता। फिर आप क्या करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 से इसको डिवाइड करते, 3 1 के 3, 3 2 6, 1 बचता, 1 रिमाइंडर आता। अब ये चेक करते हैं हम कि ये कब कब डिविजिबल होगा 3 से। तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया। ये कैलकुलेशन करना आसान होगा, ये कैलकुलेशन बिना मतलब का टफ बना देंगे, ठीक है। तो आप यही करिएगा जो हम बता रहे हैं आपको। क्या करना है, 3 की डिविजिबिलिटी जहाँ जहाँ मिली वो नंबर सारे आपने कैंसिल कर दिए। फिर इसमें भी 3 की डिविजिबिलिटी लगाया आपने, 3 1 3, 1 4 बच रहा है, 1 + x लिख लिया। अब इसी में वैल्यू सेटिस्फाई करा के देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करने पर 3 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो 1 में 2 ऐड कर सकते हैं, 2 1 3 से डिविजिबल होगा। फिर 1 में क्या ऐड कर दें, 5,
5 on 6, 6 भी डिविजिबल होगा। फिर 1 में क्या ऐड करते हैं, 8 ऐड कर सकते हैं, 8 1 9, 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद कोई नंबर ले सकते हैं, यहाँ 10 भी ले सकता है, यहाँ 11 ले सकता है ना, 11 1 12, 12 भी तो 3 से डिविजिबल है। आपको विशेष ध्यान रखना है, ये क्या है, यूनिट डिजिट है, ये केवल एक क्या है, डिजिट है, ये कोई नंबर नहीं है जो 12 ले लेंगे। आप क्या करेंगे, आप डिजिट लेंगे। डिजिट क्या हो सकती है, 0 से 9 तक ही हो सकती है, सिंगल डिजिट 0 से 9 तक हो सकती है। तो ये डिजिट है, इसलिए हम यही 3 नंबर ले सकते हैं। यानी पॉसिबल वैल्यूज़ अगर आपसे हम पूछें, हमने पूछा था कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है ना, तो पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो गई, 3। अब इसी में पूछा जा सकता है पॉसिबल वैल्यूज़ का सम क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, इन्हीं को ऐड कर देंगे। दोनों बात समझ में आई। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 4 6 7 x 8 9 3 डिविजिबल बाई 3, तो x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि x की पॉसिबल वैल्यूज़ का सम, संभव मानों का योगफल। दोनों बात कर लेंगे आप, दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक बहुत ही आसान सा वैसा ही, 3 4 7 a 6 9 b। एक संख्या 3 4 7 a 6 9 b यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य है, ये है इज डिविजिबल बाई 3। और क्या लिखा गया है, b एक सम संख्या है, तो a के कुल संभव मानों का योगफल। b क्या है, इवन नंबर है, b सम संख्या है, तो आपसे पूछा गया a की पॉसिबल वैल्यूज। संभव मानों का योगफल बोल, पहले संभव मान आप बताइए, फिर योगफल भी बता देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या कहेंगे, ये और ये तो 3 से पहले ही कैंसिल हो जा रहा है, ये भी 3 से पहले कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा, 7 4 11, 11 तक 3 से कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 9। कितना बचेगा, 2 बचेगा आपके पास। तो 2 + a + b, यही इतना बचा है। आपने क्या पढ़ा है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सभी को ऐड करते आप, फिर 3 से डिवाइड करके देखते, यही करते। लेकिन हमने डायरेक्टली कहा कि ये 2 बचा, यहाँ पे a और b बचा, अब ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या कंडीशन दी गई, b क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मैंने बताया था 0 हो सकता है, 2 4 6 8, क्या 10 हो सकता है, क्योंकि ये एक डिजिट है इसलिए 10 नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ फटाफट से चेक कर लीजिए, ए की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इसके 0 होने के लिए। ए की वैल्यू ये 2 है, ये 0 है, हमें किसकी डिविजिबिलिटी चाहिए, 3 की चाहिए। तो 2 में कितना जोड़े, 1 जोड़ सकते हैं, तब भी 3 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हम 6 बना दें, तब भी तो 3 से डिविजिबल है, तो 6 बनाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, या 9 बनाना तो 7 जोड़ना पड़ेगा। देखिए 7 2 9, 3 से डिविजिबल, 4 2 6, 3 से डिविजिबल, 2 1 3, 3 से डिविजिबल, इतनी बातें हो जाएंगी। अब देखिए 2 आ जाएगा, 2 पे क्या हो गया, 2 2 4, 4 में कितना जोड़े कि ये डिविजिबल हो जाए, 2 जोड़ सकते हैं, 4 2 6 और 5 4 9 और 12 बना लीजिए, बना सकते हैं, तो 8 4 12, 3 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। फिर आप क्या कहेंगे, 4 से सॉरी यहाँ पे 4 हो गया, 4 3 4 2 6 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 6 चूँकि पहले ही डिविजिबल है, 4 2 6 0 लिया, 6 3 से डिविजिबल है, तो फिर अब 4 2 6 हो गया, 6 में कौन सा नंबर जोड़ें कि 3 से डिविजिबल आए, 6 3 9 हो सकता है, और 6 6 12 हो सकता है, और 9 6 15 हो सकता है। इतनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। ऐसे ही 6 वाले पे आ जाइए, 6 में 2 8, 8 हो चुका है, तो 1 9 ले सकते हैं, और 8 4 12 ले सकते हैं, 8 7 15 ले सकते हैं। इतनी वैल्यूज़ पॉसिबल है यहाँ पे। और 8 वाले नंबर के साथ कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 8 ऑलरेडी हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 में 2 जोड़ दीजिए 12 मिलेगा, 10 में 5 जोड़ दीजिए 15 मिलेगा, 10 में 8 जोड़ दिया 18 मिलेगा। इतनी वैल्यूज़ पॉसिबल है।
बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब आपको क्या लिखना है कि पॉसिबल वैल्यू, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे दो टू कई बार है, सारा ऐड कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वैल्यू पूछा गया है ना, कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो वैल्यू कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यानी 0 से 9 तक की सभी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। यानी कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 0 से 9 तक यानी 10 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो आप अगर पॉसिबल वैल्यूज़ का सम निकालना चाहते हैं तो 0 से 9 तक को ऐड कर लीजिए, सम निकाल लीजिए। तो 9 × 45 हो जाएगा 45, ये सम हो जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया होता ए ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आप क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर बोल दिया होता तो आप कौन कौन से ये वैल्यू ये सारी कैंसिल करते चलते, ये इतनी वैल्यूज कैंसिल हो जाती सीधे सीधे। तब आपसे पूछा जाता मान लीजिए पॉसिबल वैल्यूज कितनी हैं, तो कौन कौन सी होती, ये भी सम है ना, ये भी हटा देते, केवल कौन बचता, 1 बचता, 1 वैल्यू हो गई, 3 बचता 2 वैल्यू, 5 बचता 3, 7 बचता 4 और 9 बचता 5। केवल कितनी वैल्यूज आती, 5 वैल्यूज आती। फिर आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाता, 5 हो जाता, और आपसे सम मान लीजिए पूछा जाता, तो आप कहते 1 3 5 7 9, इन्हीं पाँचों को ऐड कर दीजिए, 9 7 16, 16 5 21, 1 22 3 25। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ें थी आपको जो पढ़नी है। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए ही हैं। आप अगर सीपीओ का पेपर उठा के देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे। सीजीएल का उठा लीजिए, सीएचएसएल का उठा लीजिए, 2017 का हो गया, 18 का हो गया। सबसे अच्छे तो मुझे लगता है 18 और 19 में आए हुए हैं। तो हम लगभग क्वेश्चंस, जो भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लगभग उनका कलेक्शन हम लेके आपके लिए आते हैं और आपको कोशिश करते हैं 2-3 एग्जांपल्स से मैक्सिमम समझा दें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछिए, या सजेशन हो कोई तो आप दे सकते हैं। और हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे जो आपको रेंज पढ़नी होती है कि एक से 1000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें बची होंगी वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करिए और एकदम अच्छे से अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।